नारायण सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज एक्चुअली हमें रियल एस्टेट के बहुत डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। आपके जो एक्सपीरियंस है आज तक का, ये एक्सपीरियंस का जो भी निचोड़ है, आज हमको आपसे जानना है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आपका कि आप कब आएंगे। और एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि नारायण सर से डिस्कशन करो, नारायण सर से कुछ ना कुछ चीज़ें जाननी है लोगों को। तो सर आज आज बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देना पड़ेंगे। थैंक यू सर। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट देने की। यस सर। यस सर। सर, शुरुआत कहाँ से हुई, यानी आपने एज आपकी करियर की शुरुआत कहाँ से की? ये मेरी करियर की शुरुआत एक्चुअली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके। मैं पास आउट होने के बाद में मैं बजाज ऑटो जो कंपनी है आकुर्डी में और औरंगाबाद में, उसमें काम करता था। थोड़े दिन बाद जब काम करते करते लगा कि हमें अब थोड़ा अलग कुछ करना चाहिए, तो मैंने सॉफ्टवेयर सीखा। ओके। और सॉफ्टवेयर एसएपी टेक्नोलॉजी जो रहता है उसके थोड़ा सीखने के बाद में और बजाज ऑटो का बड़ा इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में हम लोगों को बाहर से अपॉर्चुनिटी आया सिंगापुर से। अच्छा। तो हम लोग वहाँ चले गए और 10 साल मैं सिंगापुर में काम करता था सॉफ्टवेयर में। क्या बात। सॉफ्टवेयर में काम करते करते जब बहुत इधर उधर घूमना चालू हुआ, एक जगह पे बैठने का स्वभाव नहीं है मेरा, इसलिए और अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आया तो मेरा रियल एस्टेट में एंट्री हो गया। ओके। तो सर बाय एक्सीडेंट हो गया थोड़ा हाँ, सा। तो सिंगापुर से आप इंडिया में शिफ्ट हो गए, उसके बाद में आपने फिर रियल एस्टेट में एक्सीडेंटली आपका नहीं, आना मैं हुआ? एक्चुअली सिंगापुर में ही रियल एस्टेट में शिफ्ट हो गया। अच्छा, रियल एस्टेट में हाँ, आप सिंगापुर में ही शिफ्ट हो गए। ओके। शिफ्ट हो गए। यहाँ के एक बहुत बड़े डेवलपर है, ओके। उनका कोई काम अटका हुआ था, उनके वहाँ एग्जीबिशंस और ये चल रहे थे। ओके। सो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि आप हमारे लिए काम करो। तो मुझे भी थोड़ा था ही कि अपना खुद का कुछ हो, इसलिए मैंने रियल एस्टेट में उनके साथ में एंट्री कर ली क्या बात है। अपने ऑनर। फिर सर पूना में आके कैसे क्या ये बिजनेस को आपने आगे बढ़ाया है, या इसका जो टर्निंग पॉइंट था, क्या वो कैसा शुरू हुआ? फिर जब चालू हुआ एक्चुअली, जब मैं सिंगापुर में काम करता था तब ध्यान में आया कि जो मैं लीड सिंगापुर में जनरेट करता हूँ, यहाँ जब आती है तो सेल्स के जो लोग हैं लीड कहीं ना कहीं यहाँ से गुम कर देते हैं। ओके। तो मैंने सोचा कि काफ़ी लीड आ रही है तो हमें जाके ग्राउंड पर काम करना चाहिए। तो और मैं आई हैव ओपन ऑफिस इन पुणे। क्या बात है। पुणे में आके मैंने फिर एकदम प्रॉपर एकदम तरीके से काम चालू कर दिया। सही है। तो सर पूना में आने के बाद में, वहाँ पे तो आपने बहुत सारा किया, और पूना में आने के बाद में जब आपने स्टार्ट किया तो आपको आपकी फर्स्ट डील याद है कि पूना में कौन सी डील आपने पहली क्रैक की? पुणे में मतलब सिंगापुर से ही पहली डील क्या की, मैंने फॉरेस्ट ट्रेल में परंदपे का एक बंगलो बेचा था। ओके। तो वो मेरा पहला डील है। क्या बात है। काफ़ी बड़ा डील था उस वक्त, क्योंकि उस वक्त 1.5 करोड़ 2 करोड़ के डील होते नहीं थे। फ्लैट्स के प्राइसेस भी अराउंड 20 लाख 25 लाख ऐसे ही चलते थे। तो उस वक्त ये बड़ा मेरा 1.5 करोड़ रुपए का पहला डील फॉरेस्ट ट्रेल के एक बंगलो का हुआ। क्या बात है। एंड क्लाइंट वाज फ्रॉम सिंगापुर। सही है सर। मल्टीनेशनल कंपनी से डायरेक्ट आप रियल एस्टेट में आ गए, तो थोड़ा सा एक ये भी रहता है ना कि मल्टीनेशनल में थे, वो एक पोजीशन में थे, कुछ बड़े कंपनीज को एस्टेब्लिश किया सिंगापुर में, और वहाँ से डायरेक्टली रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट में फिर ब्रोकिंग, ये थोड़ा सा प्रोफाइल मिक्स मैच जैसा सीन है। तो वो केस में आपने ये टैली कैसा किया ये सब चीज़ों को, यानी आपको मोटिवेशन क्या था कि नहीं रियल एस्टेट में भाई हम कर सकते हैं आगे और ये पॉसिबल है? मोटिवेशन तो ऐसा था कि खुद का कुछ तो करना ही था सबसे पहले। ओके। तो मेरा एक ओनियन का बिजनेस भी था जो मैं इंडिया से इंपोर्ट करता था सिंगापुर में, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों से मेरे संबंध थे। अच्छा। हाँ, तो एक बड़े डेवलपर को वहाँ से कुछ फंड की ज़रूरत थी। जो फंड का काम करते करते मुझे ध्यान में आया कि रियल एस्टेट इज़ ए गुड थिंग टू डू। तो मैंने रियल एस्टेट में एंट्री कर ली उस वक्त। क्या बात है। सही। वो फंड का काम भी हो गया, और इट वाज ऐसा समझो कि वो पहला एंट्री था फंड का इंडिया में। यानी इंडिया में पहली बार कोई फंड बाहर से कोई फंड लाया बाहर गया से था? आया था, और वो भी बड़े पैमाने पर। क्या बात है। आपने वो ट्रांजैक्शन में भी आपने हाँ, मैंने बहुत हेल्प किया एक डेवलपर को, और वो हो गया। क्या बात है। सर, टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है आपका, आपने खुद इतने साल टेक्नोलॉजी में काम किया है। रियल इस्टेट में जब आप आए, इसके बाद में आपने कौन से टेक्नोलॉजीज यूज़ किया, और आप भी कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और कितना ज़रूरी है आज के दिन रियल इस्टेट में लोगों को टेक्नोलॉजी यूज़ करना? आपका क्या कहना है इस पर? ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अभिजीत सर। क्या है, बगैर टेक्नोलॉजी के आज कोई काम करता है तो वो टिक ही नहीं पाएगा। पहले जैसा था, लोग एक लीड आता था, डायरी में लिख के रखते थे,
उसको ही फॉलोअप करते थे। आज की डेट में ऐसा है, विदाउट टेक्नोलॉजी आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। सही। 100 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 100 प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। 100 प्रोजेक्ट के लिए आपको अगर 1000 लीड चाहिए तो उसके लिए भी आपको टेक्नोलॉजी ही यूज़ करनी है। जैसे ही लीड आपके पास आता है, वो किस स्टेजेस से जा रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ अभी धीरे धीरे रियल एस्टेट में है, क्योंकि आज लीड भी जनरेट होती है तो टेक्नोलॉजिकली होती है। रेफरल से तुम्हारा काम अगर 5% होता है तो बाकी टेक्नोलॉजी की वजह से 95% यू कैन नॉट डिपेंड ऑन रेफरल, यू हैव टू वर्क ऑन दी फ्रेश लीड से। क्योंकि लीड सिर्फ एक आदमी के पास नहीं आती, वो 10 आदमी के पास आती है। अगर आप ट्रैक नहीं रखोगे और टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करोगे तो आप ट्रैक भी नहीं रख पाओगे उसका। सही बात है सर। कॉन्स्टेंटली इतने सालों से मैं आपको देख रहा हूँ, आपका हर साल मिनिमम 500 ट्रांजेक्शन एंड अबाउट ट्रांजेक्शन आपके हर साल आप के होते हैं, रिपोर्ट करते हैं आप कि इतना मिनिमम होता है। तो ये करते वक्त आपको जो बेसिक चैलेंजेस है, ठीक है, वो यानी मैन पावर हैंडलिंग, बाद में क्लाइंट्स का सेटिस्फेक्शन, बाद में अगर न्यू में भी है तो डेवलपर्स का, ये सब चीज़ों को आप किस तरह से मैनेज करते हैं? यानी इसका आपका डे टू डे मैनेजमेंट के ऊपर आपका क्या बोलना है? जिसको अगर बड़े स्केल पे काम करना है, जो भी नया चैनल पार्टनर है जिसको बड़े स्केल में काम करना है, इतने ट्रांजेक्शन्स करने, तो बेसिक क्या एथिक्स या बेसिक क्या चीज़ें जो उसको फॉलो करना चाहिए? हम लोगों ने बाकी लोगों जैसा थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच किया है। हम लोग कोलैबोरेटिव अप्रोच पे काम करते हैं। ओके। जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं वो दे वर्क लाइक माई पार्टनर्स। ओके। थोड़ा सा अलग से कोलैबोरेटिव अप्रोच है। मेरा काम है बाकी लोगों से, डेवलपर से कोऑर्डिनेशन रखना, लीड जनरेट करना और लीड का बाकी ये करना। जो लोग काम करते हैं साथ में उनका काम है लीड को क्लोज करना और एंड तक लेके जाना। अगर एंड प्रॉपर सर्विसिंग वगैरह जो लोगों को देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग रियल एस्टेट के हर फील्ड में, हम रेंटिंग में भी है, हम रीसेल में भी है और नए बुकिंग में भी है। यस। तो उसका एक दूसरे का जो इंटीग्रेशन है उसका हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ग्रेट। तो सर अभी आप नया वेंचर आपने स्टार्ट किया है जिसमें आप प्लॉटिंग्स में एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पे आपका प्लॉटिंग्स के भी प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे आप एसोसिएटेड है, आप उसमें बहुत सारे R&Ds भी कर रहे हैं, नए नए चीज़ें उसमें कुछ और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो थोड़ा उसके बारे में एक थोड़ी सी आइडिया दीजिए। आप एक नया पोर्टल भी लेके आ रहे हैं आपका लैंड से रिलेटेड, तो थोड़ी एक जैसे जैसे आगे आगे चलते गए ना हम लोग काम करते, कोविड में ध्यान में आया कि लोगों की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। लोगों को अपना अपना इंडिपेंडेंट रहना है। किसी को अपार्टमेंट्स में रहने का लोगों का थोड़ा जो पहले से ये है मूड है वो कम होते हैं। लोगों को गेटेड कम्युनिटी में फिर भी इंडिपेंडेंट शिफ्ट होना है। ओके। तो उस वक्त ऐसा ध्यान में आया कि लोगों की प्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और सहयोग से जिनका प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट मैं आज कर रहा हूँ, उनका एक प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट आ रहा था। मैंने उनको ऑफ़र दिया कि वो मुझे सेल करने के लिए दे दो पूरा। तो सोल सेलिंग मैंने उसका ले लिया। ओके। और सोल सेलिंग करते वक्त ध्यान में आया कि प्लॉटिंग में बहुत बड़ा गैप है। प्लॉटिंग अगर हम कहीं पर किसी को प्लॉटिंग ढूंढना, एज ए कस्टमर अगर मैं प्लॉटिंग ढूंढता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर मुझे प्लॉट लेना है, फार्म हाउस है, प्लॉट लेना है, यानी आर जोन का प्लॉट चाहिए या दूसरा कोई और प्लॉट चाहिए, तो एक ढूंढने के लिए कोई जगह ही थी नहीं कि मैं कहाँ ढूंढूँ। तो मेरे मन में आया कि क्यों टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जैसे बाकी पोर्टल से एक प्लॉटिंग का डिफरेंट पोर्टल क्यों ना हो। तो उसको चलते हुए मैंने एक plotmarket.in नाम का पोर्टल बना दिया। क्या बात है। जिसमें आज आपको अभी तो सिर्फ आप में पुणे महाराष्ट्र के ही प्रोजेक्ट लिस्टेड है, बट धीरे धीरे पूरे देश भर के प्रोजेक्ट हम उसमें लिस्ट करने वाले हैं। किसी को अगर कोई समझो आपको पुणे में प्लॉट ख़रीदना है तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्लॉट ढूंढ सकते हो। तो आपको सभी प्लॉटिंग प्रोजेक्ट पता चलेंगे। जैसे आज की डेट में बाकी पोर्टल भी होते हैं कि आपको घर चाहिए, कौन से एरिया में चाहिए, कितना एरिया चाहिए, कितना BHK चाहिए, बजट क्या है, ये सब कितना चीज़ें। बजट क्या है, हम लोग उसके हिसाब से ही प्लॉटिंग में डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ प्लॉटिंग में या लैंड में बहुत बड़े गैप है। अपने जितने भी सारे पोर्टल है उसमें आप इंडिविजुअली ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और ये पोर्टल भी हम लोग नॉलेज बेस बना रहे हैं ओके। कि एनए क्या होता है, आर जोन क्या होता है, इसमें ख़रीदने के क्या फ़ायदे, फार्म हाउस अगर आपको ख़रीदना है तो उसके बाकी एसोसिएटेड फ़ायदे क्या है, किस में लोन होता है, किस में नहीं लोन होता है। फार्म हाउस बना के अगर आप प्लॉट खरीदते हैं
तो आपको बना के कौन देगा फार्म हाउस। हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज उसमें एक अपग्रेड करते जा रहे क्या हैं। बात है। हमारा बहुत बड़ा प्लान है उसके अंदर। सर ओवरऑल क्या लगता है आपको कि प्लॉटिंग का मार्केट कितना बड़ा हो सकता है? यानी आज के डेट में अगर पुणे में रियल एस्टेट में जैसा बोल रहे हैं कि इतने यूनिट्स बेचते हैं, इतना यूनिट है, आने वाले दिनों में अब भी कितना बड़ा मार्केट है और आने वाले दिनों में प्लॉटिंग का मार्केट कितना बड़ा हो सकता है? प्लॉटिंग का मार्केट आज की डेट में जितना परसेंटेज है उससे एटलीस्ट डबल हो जाएगा आने वाले 2 साल में, 2 साल एटलीस्ट में? डबल ओके। पक्का हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग जब फ्लैट्स बेचते हैं, फ्लैट रेंट से देते हैं, तो बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट की डेट अभी उनको हाई राइज में रहना नहीं, इनफैक्ट बंदिस्त इसमें रहना ही नहीं। लोगों को खुद का ज़मीन का चाहिए, इंडिपेंडेंटली ये चाहिए। अपना टेरेस चाहिए जिसमें वो कुछ आजू बाजू में खुद का थोड़ा सा बगीचा हो, ये हो, बैठने के लिए जगह हो। ये लोगों की रिक्वायरमेंट बदलते जा रही, ओके। एस्पिरेशन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए प्लॉटिंग का मार्केट आने वाले एटलीस्ट डबल हो जाएगा 2 सालों में। क्या बात है। एंड इट्स ग्रोइंग। फार्म हाउस का भी डिमांड बढ़ रहा है और अपने अपने खुद के घर अपनी लैंड पे हो, इसका भी ये हो जाएगा। जैसे जैसे रिंग रोड आता जाएगा प्लॉटिंग का मार्केट बढ़ता जाएगा। सही है। क्योंकि अभी कम्यूट ईजी नहीं है, इसलिए लोग थोड़ा डरते। जैसे कम्यूट ईजी हो जाएगा प्लॉट का मार्केट और बढ़ेगा। सर आपने जब ये बताया कि आप रियल एस्टेट के पूरे इकोसिस्टम के साथ काम करते हैं, आप रेंटिंग में भी काम करते हैं, रीसेल में भी करते हैं, न्यू में भी करते हैं, अभी प्लॉटिंग में भी करते हैं। सर इकोसिस्टम की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है और क्यों इकोसिस्टम के साथ ही काम करना चाहिए लोगों ने? अभी इंडिविजुअल कोई एक एंटिटी अभी नया कोई आ रहा है तो वो नहीं मैं सिर्फ रेंटिंग ही कर रहा हूँ, नहीं मैं सिर्फ सेल ही कर रहा हूँ। ये पूरी एंटिटी एक साथ में ये प्लेटर के जैसा जो काम है, ये प्लेटर की ज़रूरत एक्चुअली क्यों है और इसका बेसिकली नेसेसिटी क्या है? इसमें कस्टमर एक बार तुमसे जुड़े रहते। अगर आप सिर्फ कोई अगर सोल सेलिंग कर रहा है फ्लैट का, तो वो बुकिंग कर दिया तो कस्टमर उसको दूसरे दिन भूल जाता है। बराबर। हमारे पास ऐसा है कि अगर किसी ने हमसे रेंट से लिया तो रेंट से लेने वाला आदमी हमारे टच में रहता है। एक 4-5 साल अगर वो रेंट से रह गया तो डेफिनेटली वो या तो नया ले लेता है या तो कोई रीसेल वाला फ्लैट ले लेता है, बराबर। पक्का। उसका हमें उस वक्त फ़ायदा हो जाता है। रेंटल की वजह से हमारे पास अपने अपने लीड जनरेट होते रहते हैं, देने वाले भी और लेने वाले भी। वो एक उसका फ़ायदा है। रीसेल में लोग ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा टच में आते हैं। ये दोनों जो लोग टच में है, इसका हमें प्लॉटिंग में और बाकी बुकिंग्स में फ़ायदा हो जाता है। ओके। सब पूरा प्लेटर अगर रहा तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, लोगों का आपके ऊपर का कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेवलप हो जाता है ग्रेट। और एक कस्टमर बेस रेडी होते जाता है। रेफरल का जो कस्टमर बेस है आपके पास रेडी ही रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत रेंटल का ज़्यादा काम करते हैं, पूरी सर्विस देते हैं रेंटल को, तो वो लोगों का हमारे ऊपर ऐसे ही ट्रस्ट बना रहता है। तो रिसेल होते वक्त या प्लॉट या कोई ख़रीदते वक्त या जब वो शॉप कुछ खरीदते, ऑफिस खरीदते, तो उनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। सही है। तो उसका हमें ऑटोमेटिक फ़ायदा हो जाता है। सही बात है सर। सर एक ऐसा एक सवाल है मेरा कि इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस आज भी है। पहले रियल एस्टेट ब्रोकर्स उतने नहीं थे, चैनल पार्टनर उतने नहीं थे, आज चैनल पार्टनर भी बढ़ गए। पर दूसरा जो सबसे मेन चैलेंज है कि लोग एक में से जुड़े नहीं है। आज लोग बहुत सारे अलग अलग सब अलग अलग ही काम कर रहे हैं, किसी का कुछ एक साथ में कोलैबोरेटिव चीज़ें नहीं है। तो कोलैबोरेशन रहना चाहिए और कोलैबोरेशन क्यों करना चाहिए, ये चीज़ आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि आपने क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में काम किया है, तो उसके नज़रिए से उधर क्या पैटर्न में काम चलता है और यहाँ पे क्या पैटर्न में होना चाहिए, लोगों ने कैसा ये सब चीज़ों को देखना चाहिए? अभिजीत सर, इसमें तो ऐसा है, मैं बहुत सारे लोगों से इसमें डिस्कशन में हूँ। जैसे शायद आपसे भी मेरा एक बार बात हुआ था कि अगर हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल की तरह काम करते रहेंगे ना, तो किसी दिन किसी और के लिए हमें काम करना पड़ेगा। हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यहाँ से निकल ही जाएंगे। सभी बड़ी कंपनी आ जाएगी और वो काम करना शुरू कर देगी। कोई बोलता है मैं सिर्फ फ्लैट बेचता हूँ, कोई बोलता है मैं सिर्फ प्लॉट बेचता हूँ। हमें उनके अंदर काम करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। जिसके लिए हम लोग, आई डोंट थिंक हम लोग इसलिए इंडस्ट्री में आए। इतना सारा एक्सपीरियंस सभी रियल एस्टेट कंसल्टेंट के पास है। अगर ये सब रियल एस्टेट कंसल्टेंट एक साथ हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी सर्विस वो लोगों को दे सकते हैं। और इसके लिए मैं बार बार जब भी हम लोग मिलते हैं, मैं सबको इंसिस्ट करता हूँ
कि हमें अभी एक होने की ज़रूरत है। एक शायद एक एंटिटी बन जाए या एक विचार बन जाए, हमें उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद मैं आपका थोड़ा एक्सप्लेन भी जब मिलूँगा नेक्स्ट टाइम तो आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, और बाकी भी अपने जो भी सभी एकदम अच्छा काम करने वाले अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उनसे मेरी गुजारिश है कि अभी भी सोचो, क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, कोई मैन पावर हैंडलिंग में एक्सपर्ट है, कोई प्रोजेक्ट लाने में एक्सपर्ट है। एक ही आदमी सब काम करेगा एज ए मी, अगर मैं सब काम मैं ही करूँगा तो काम होगा नहीं तो दिन में एक काम होगा। अगर किसी को सिर्फ टेक्नोलॉजी में ध्यान देना है तो पूरे दिन उस सबके लिए टेक्नोलॉजिकल काम कर सकता है। कोई अगर मैन पावर हैंडल करने में या प्रोजेक्ट लाने में एक्सपर्ट है, हर आदमी अपनी एक्सपर्टाइज और ये सभी एक्सपर्टाइज एक हो जाएंगे तो बहुत बड़ा काम होने का चांस है। ओके। और ये मैं सबको एक्सप्लेन करता हूँ। होप फॉर ये ऐसे ऐसे जो मॉडल्स है ये पहले से कई बाहर देशों में एस्टेब्लिश है? ये मॉडल मैंने सिंगापुर में देखा हुआ है। सिंगापुर की जो रियल एस्टेट में वहाँ 4 बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, और ये सब लोग बड़े बड़े सभी ब्रोकर एक साथ हो गए, उन्होंने ये कंपनियाँ बना दी एंड वो सबके लिए काम कर रहे हैं। ओके। तो हमको भी इनसे सीखना चाहिए, नहीं तो एक दिन, और यहाँ बिजनेस बहुत स्कैटर्ड है, जो एक साथ एक जगह लाने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि डेवलपर्स ऑल्सो नो अस फ्रॉम द ईयर्स। हमारा अपना रिलायबिलिटी है उनके साथ काम करने का, उनका अपने साथ रिलायबिलिटी है कि चलो इसको काम दिया तो हो ही जाएगा। बाहर से आके लोग हम पे ये करें, इसलिए हम ही एक हो जाए और कुछ करे, ये मेरी बहुत दिनों की तमन्ना है। क्या बात और हम आपसे भी बात करता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ इस विषय में। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा एक्चुअली आपका जो कंसेप्ट है ये फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है। आपके जो पहले से ही आप भी मैं भी देख रहा हूँ जो जो चीज़ें आपने की है वो सब फ्यूचरिस्टिक आगे के सोच रख के ही ये सब चीज़ें, और पक्का इसकी ज़रूरत है आने वाले दिनों में, तो पक्का इसकी ज़रूरत है और ये करना ही चाहिए लोगों ने आने वाले दिनों में। जैसे आप मैंने बोला ना कि जब मैं इस बिज़नेस में आया, जब मैंने ब्लूरी नाम की जो टाउनशिप है उसमें अकेले ने रेंटल में काम चालू किया, पूरा रेंटल मैं ही करता था। ये रेंटल का देने का एक ही आदमी के पास होने का बहुत बड़ा फ़ायदा डेवलपर को और सबको मिला। वो पूरा रेंटल का और कस्टमर का जो इंटरेक्शन था वो सिंगल हैंडेडली हुआ, इसलिए वहाँ कुछ तकलीफें हुई नहीं, ना डेवलपर को ना बाकी किसी लोगों ओनर्स को। हम लोग ये मॉडल और भी एक्सटेंड कर रहे हैं और बाकी बहुत सारे डेवलपर के साथ हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। सिंगल हैंडेडली रेंटल मेरे पास होता है, सबको फ़ायदा मिलता है उसका। इसलिए बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि आ जाओ, पूरा इकोसिस्टम जो डेवलपर के साथ हम काम करते हैं ना, पूरा इकोसिस्टम दे दो उसको। सही बात है। उनके साथ काम करो। जैसे जिस फ्लोटिंग प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट ओनली डूइंग कि चलो बेच दिया करके, मार्केटिंग भी मैं करता हूँ, कस्टमर भी मैं क्लोज़ करता हूँ। तो डेवलपर ने हमें इतना ओपन हैंड दे के रखा है कि रेट जो भाई हम लोग ही डिसाइड करते, क्लोज करते हैं, लोन का प्रोसेसिंग करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, 7/12 करके कस्टमर के हाथ में दे देते। क्या बात है, एंड टू एंड पूरा। एंड टू एंड पूरा प्रोसेस। इसमें डेवलपर भी रिलैक्स है, हम लोगों का भी पूरा काम चलता है, क्योंकि कस्टमर हमारे टच में रहता है तो हमारे साथ उसका कंफर्ट हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एंड टू एंड काम ले लो, थोड़ा अलग तरीके से सब लोग काम करेंगे तो काम ज़्यादा होगा, काम बड़ा होगा और हम लोगों का भी उसमें ग्रोथ होगा। ये बात तो सही है सर। मुझे सर एक जानना है कि एनआरआई के जो डील्स होते हैं और एनआरआई के जो रीसेल के डील्स होते हैं, आपके बहुत सारे कनेक्ट्स है एनआरआई के और आपके मल्टीपल डील्स एनआरआई के साथ होते रहते हैं, पर उसमें जो रीसेल के डील्स है कि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्लाइंट दूसरे कंट्री में है, आप यहाँ पे उसको एकदम फ्लुएंटली और स्ट्रीमलाइन करके कैसे ट्रांजिट करते हैं? क्योंकि मुझे भी वो जानना है। ये रीसेल तो पहली बार, यानी बहुत चैलेंजिंग काम है, मेरे को तो पर्सनली ऐसा लगता है। उसमें भी एनआरआईज का जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा डीप में बताइए मुझे। एनआरआई का कैसे है, बेसिकली हम लोग उनको पहले ही क्लियर कर देते कि जब वो फ्लैट या अपार्टमेंट उनको सेल करने को देता है तो हम क्लियर कर देते हैं उसको कि क्या क्या हो। पहले तो जो चैलेंज है कि क्या प्राइसिंग आ सकता है, वी हैव टू क्लियर देम कि ये प्राइसिंग आ सकता है। दूसरा चैलेंज है कि टैक्सेशन, क्योंकि जब रेसिडेंट इंडियन कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसका जो TDS कट होता है वो 1% होता है। जब एनआरआई सेल करता है तो उसका TDS कट होता है 23% अराउंड। क्या बात है। अगर उसको वो TDS सेव करना है तो उसको एक
टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अच्छा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो उसके लिए उसके सभी कागज़ कंप्लीट होने चाहिए, तभी वो सर्टिफिकेट मिलता है। तो हम दोनों चीज़ें पहले ही क्लियर करते थे उसके। देन एज ए लाइक ए मैंडेट हम उनको बोलते कि ये फ्लैट हमारे पास दे दो, सब जिम्मेदारी हमें दे दो। हम लोग उनकी तरफ से पूरा काम करते हैं और उनको जैसे बोलते हैं कि अब फ्लैट सेल करने को दे दिया तो वो कीप कम्युनिकेटिव विद, कितने का ऑफ़र आया, क्या आया, कैसे आया, और जो ऑफ़र अच्छा लगता है उनको और हमें और कस्टमर को, वो हमें कम्युनिकेट करते। देन हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करते, लेने वाले को और देने NRI को और उसको। अगर उनका टैक्स सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो वो भी हम करते हैं, पूरा प्रोसेस करते हैं। और जब सही डील का टाइम आते हैं तो उनको बताते कि इस दिन आपका ट्रांजैक्शन होने वाला है, आप आ जाओ। तभी उनको, अगर उनका कोई ब्लड रिलेशन में इधर है तो देन उनको पावर ऑफ अटर्नी जो वहाँ की एम्बेसी या हाई कमीशन से लेना पड़ता है वो लेते हैं, इनको देते हैं और प्रोसेस कंप्लीट करते। ओके हो कुछ भी जाए, पैसे तो उसी NRI के अकाउंट में जाते, सो दे आर सेफ। ओके पैसे बाकी किसी अकाउंट में जा नहीं सकते, इवन दो दे गिव द पावर ऑफ अटर्नी टू समबडी, यहाँ जो भी है उसको। पर ये चैलेंजिंग टास्क है, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है, पर एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस हम वो करते हैं। क्या बात है सर। मुझे एक्चुअली और आपके चैलेंजिंग डील्स के बारे में जानना है कि इतने साल के जर्नी में आपके इतने अलग अलग इसमें आप काम कर रहे हैं, तो इसमें चैलेंजिंग डील्स भी बहुत सारे आए रहेंगे। तो एक्चुअली चैलेंजिंग डील्स सुनना मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है। बहुत बहुत सारे चैलेंजिंग डील होते हैं उसमें। एक बंगलो सेल किया था हमने, ओके जो कि द बायर वॉज NRI और सेलर वॉज ए इंडियन रेसिडेंट। ओके तो दोनों के बीच में तालमेल जो रखना पड़ता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। वो वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ये खरीदेंगे, कागज़ जाएंगे, दे विल वेरीफाई। उनका वकील कहीं स्वारगेट में था, प्रॉपर्टी ओन हम लोग हिंजेवाड़ी में। तो ये कोऑर्डिनेशन में बहुत टाइम जाता था। वो डील ऑलमोस्ट 9 महीना चला। क्या बात है। हाँ, डील भी बड़ा था, 6 करोड़ रुपए का बंगलो था, पर 9 महीना डील चला, पर अंत में वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। बहुत चैलेंजेस आए उसमें, क्योंकि जो 3 सेलर थे उसमें से एक की ड्यूरिंग दैट पीरियड अब मतलब ये हो गया, एक्सपायर हो गए। अरे अच्छा। तो उसका फिर सब कानूनी सर्टिफिकेशन वगैरह वो करना पड़ा, और पर हम लोगों ने वो अंत में कंप्लीट कर दिया। ओके वैसे ही एक डील है जो बहुत चैलेंजिंग था, प्री कोविड, जिस कोविड आने से पहले NRI था, उनका फ्लैट फाइनल हो गया ओके और अचानक से सब जगह लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। हाँ वो आ नहीं सकते थे, वो US में थे। तो ऑलमोस्ट 1 साल ये सब इसमें चला गया। देन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया अच्छा कि बेचने का इरादा। बेचने का इरादा बदला। बट बिन टाइम ये जो रहते थे वो वही के टेनेंट थे, ओके उसी फ्लैट के टेनेंट उस फ्लैट को ख़रीदना चाहते थे। ओके तो उनको समझाते बुझाते और 6 महीने चले गए। अच्छा ऐसा करते 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 ड्यूरिंग दिस पीरियड 2 साल के बाद में वो डील कंप्लीट हुई। ओके। बहुत चैलेंजेस हुए इसमें, रोज इधर नया कुछ उधर खड़ा रहता था। रोज़ नया उधर किधर ये खड़ा रहता था, पर अंत में डील कंप्लीट हुआ। क्या बात है। लकीली ऐसे तो बहुत सारे डील्स है जिसमें चैलेंजेस आते ही है, होते जाते हैं। लेकिन ये बंगलो वाला डील हमें, क्योंकि उसमें से 3 सेलर में से एक सेलर अचानक से हाँ एक्सपायर हो गया। कुछ हो गया उसका, एंड ही एक्सपायर्ड। नहीं, बहुत सारे जो नए व्यूअर्स है ऐसे कभी उन्होंने चीज़ें देखी या सुनी नहीं होती है। तो यही जो हमारा पॉडकास्ट का एक मेन मोटो है कि जो नए बिगनर्स है या फिर जो रियल इस्टेट एंटिटीज़ है उन तक ये एक्सपीरियंस पहुंचाना। तो यही एजेंडा लेके हम हमारे पॉडकास्ट में चल रहे हैं कि जहाँ पे हम अच्छे जो एक्सपीरियंस रियल इस्टेट फर्टिनिटी के लोग हैं वो आए और उनका एक्सपीरियंस शेयर करें और नए लोगों को उससे नई ऊर्जा मिले। यही एक छोटा सा हमारा इसमें ये है। सर हम सबको बोलता हूँ एक्चुअली, नए फ्लैट सेल करने से रेंटल और रीसेल में आदमी जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है 1-to-1 इंटरेक्शन में, उससे और ज़्यादा कहीं काम होता ही नहीं एक्चुअली। नहीं, ये बात तो सही है सर। सर मुझे एक्चुअली मेनली ये जानना है कि पूना में अभी मेट्रो आ गई है, करेक्ट। ठीक है।
और आपके जो मेन आपकी जो एरिया है हिंजेवाड़ी या वेस्ट पूना, तो वेस्ट पूना में भी एक अच्छा सर्कल बन रहा है। आपकी पर्सनल मेट्रो के बारे में क्या राय है? मेट्रो में और क्या-क्या होना चाहिए या अभी जो हो रहा है उसमें से कौन-सी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको लग रही है? सबसे अच्छा है तो मेट्रो डेवलप हो रही। मैं 10 साल सिंगापुर में काम करता था। जैसे बॉम्बे में है ना सब लोकल के ऊपर चलता है, यस, वैसे सिंगापुर में सब मेट्रो के ऊपर चलता है। ओके, मेट्रो से आपका घर कितना दूर है, कितना समय लगता है मेट्रो से चलते जाने में, उसके ऊपर घरों के प्राइस डिसाइड होते हैं वहाँ पर। अच्छा, सिंगापुर में मैंने बेसिकली आपका मेट्रो जितना क्लोज़ है उतनी आपकी प्राइसिंग एप्रिशिएटेड है। एप्रिशिएट है ओके, क्योंकि वहाँ वॉक टू वर्क कल्चर जो है ना, ओके, वो जो पहले था यहाँ पर हिंजेवाड़ी में, अब वो धीरे धीरे हिंजेवाड़ी के बहुत सारे लोग आईटी के बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ दे हैव इन बानेर, दे आर ऑन सेनापति पापट रोड, औंध में आईटी पार्क डेवलप हो रहा है और बहुत सारे लोग खराड़ी जाते हैं। यस, जब लोगों ने घर यहाँ खरीद लेते हैं और उसको खराड़ी जाना है, इस एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है रोज़ अपनी खुद की गाड़ी से जाना। उसको दो ही पर्याय, यहाँ का घर रेंट से दे दो वहाँ ले लो, नहीं तो यहाँ का घर बेचो वहाँ ले लो। सही, और फिर 2 साल बाद उसको अगर हिंजेवाड़ी में जॉब लग गई तो क्या, वो भी सोचने का टास्क है क्योंकि आईटी कंपनीज बहुत सारी हिंजेवाड़ी में है और उस साइड में खराड़ी में। जब मेट्रो डेवलप हो जाएगा ना तो ये सब चैलेंजेस ख़त्म हो जाएंगे। ओके, मेट्रो में आप बहुत आराम से सफ़र कर सकते हो, आप आपका काम भी कर सकते हो। सिंगापुर में बहुत सारे लोग, अगर आप किसी दिन सिंगापुर चले जाओगे आपको देखेंगे मेट्रो में लोग सिंगापुर में मेट्रो में काम करते रहते हैं। ओके, अपना अपना लैपटॉप खोलेंगे, काम चालू रहेगी। तो यहाँ पर भी वैसा ही चालू है। यहाँ की जितनी सोसाइटीज़ है बेसिकली हिंजेवाड़ी या नियर बाय, उन सबको मेट्रो तक अपनी कनेक्टिविटी डेवलप कर लेनी चाहिए अच्छा, अभी ही, कि मेट्रो का कौन सा स्टेशन मेरे सबसे पास है, उसमें मेरे सारे जो भी रेसिडेंट्स है, क्योंकि अगेन अगर हर आदमी अपना कार लेके वहाँ जाएगा तो पार्क कहाँ करेगा। सही है, इतनी सारी पार्किंग की चैलेंजेस। अच्छा है कि एक ऑलरेडी सिंगापुर में है, बहुत सारे जो लोग हैं उनके या तो गवर्नमेंट की बस सिस्टम ही बहुत अच्छी है, फिर भी कुछ जो कंडोस नाम का डेवलपमेंट है, वो कंडोस के अपने खुद के बस मेट्रो स्टेशन तक जाते हैं और मेट्रो स्टेशन से अपने कंडो तक लेके आते हैं लोगों को। ओके, तो ये आगे जाके सभी डेवलपर को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे इतने सारे कॉम्प्लेक्स से डेवलप कर रहे हैं तो मेट्रो से उनकी कनेक्टिविटी कैसी बढ़े। क्योंकि आगे 1 साल 1.5 साल के बाद में मेट्रो कनेक्टिविटी विल डिसाइड द प्रोजेक्ट प्राइसिंग। ग्रेट, पक्का एकदम वो होने वाला ही है, क्योंकि अभी लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कि जैसे जहाँ जहाँ मेट्रो है, मेट्रो से मैं उतरता हूँ, आधा किलोमीटर में चलता हूँ, मेरे घर पहुँच जाता हूँ, तो दैट विल बी द बेस्ट सेलेबल हाउस। ग्रेट। अभी अपना जो पूना मेट्रो का जो ग्रोथ हो रहा है या जो भी अभी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि कैसा चल रहा है या फिर आगे कैसा रहेगा ये सब चीज़ों का? मेट्रो के बारे में तो सब सरकार तो कर ही रही प्रॉपर, तो बाकी जो मेट्रो कनेक्शन जैसे रिंग रोड में उनका मेट्रो चलाने का इरादा है, मतलब दोनों साइड में रिंग रोड और बीच में से मेट्रो चलाने का, वो अगर हो गया तो पूना का ग्रोथ विल बी इनॉर्मस। ओके, क्योंकि कनेक्टिविटी डिसाइड्स द ग्रोथ ऑफ एवरीथिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो जितने फास्ट आप मूव कर सकते हो उतने फास्ट काम हो जाएंगे। ग्रेट। और पर्टिकुलरली हिंजेवाड़ी की अगर बात करते हैं तो हिंजेवाड़ी में मेट्रो का सर्कल कैसा है, यानी मेट्रो से रिलेटेड जो सोसाइटीज़ है उनका अभी सिचुएशन क्या है, यानी आने वाले दिनों में जो आईटी वाले जो सोच रहे हैं हिंजेवाड़ी में घर लेने के लिए, तो उनके लिए वो कुछ फ़ायदेमंद है? बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर उसको खराड़ी में भी जॉब मिल गया, बानेर में मिल गया या औंध में मिल गया, घर से निकलो मेट्रो में बैठो, काम पे जाओ, काम ख़त्म हो गया, क्योंकि मेट्रो तो रात तो देर तक चलने वाली है। यस, वापस आओ मेट्रो स्टेशन बैठो, घर आ जाओ, ना झिकझिक ना किसी को ट्रैफिक का टेंशन। सही है। और मैंने सुना मेट्रो विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस एरिया। बड़ा फाइनल जो टर्मिनल है वो भी हिंजेवाड़ी में आ रहा है ना? हिंजेवाड़ी में फेज़ 3 पे है, ओके, मेगापोलिस के पास में, तो बड़ा फ़ायदा होगा डेवलपमेंट में उसका। ग्रेट। नहीं एक्चुअली सर, मुझे क्यूरियोसिटी है ये जानने में कि इतने सारे ट्रांजैक्शन आप करते हैं, हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है, जैसे 5 उंगलियां अपनी अलग अलग होती है, हर कस्टमर अलग होता है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए या कस्टमर सर्विस में कुछ टास्क आते हैं, तो आप ये सब चीज़ों में कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं या फिर क्या टेक्निक्स है आपकी कि जो आपको आज तक में हेल्प होते हैं ये सब चीज़ों में? अभी सर इसमें कोई टूल या टेक्निक कुछ भी नहीं है। ओके, हर कस्टमर को ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसका जो पेन है ना वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो।
ओके, जितना हम लोग उसके जो बोलते हैं ना, उसका जूता पहनो तो आप पता चल जाएगा कि उसके पेन क्या है। मैं सबको बोलता हूँ, हर एक की अपनी अपनी कुछ तो प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो तुम्हारे पास आए। जब मांग रहा है ना, तो उसको देने की कोशिश करो। पहले उसका प्रॉब्लम समझो कि वो अपना प्रॉब्लम है, ऐसा है। सब मेरे जितने भी कलीग्स हैं उनको मैं बोलता हूँ कि वो अपना प्रॉब्लम है करके समझने की कोशिश करो, तभी तुम्हें लगेगा। अरे घर में पानी नहीं आता, ठीक, उसका बच्चा सुबह 7 बजे स्कूल में जाने वाला है और घर में 6:30 बजे तक पानी नहीं आता, तो परेशान होने वाला ही है। सही बात है। तो प्रॉब्लम पानी नहीं आता, ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतना क्यों पैनिक हो रहा है वो समझने की कोशिश करो और जितना हो सकता है सॉल्यूशन देने की कोशिश करो। बिल नहीं बज रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं होती। जो लोग बेसिकली रेंटल में होते हैं, रिसेल में होते हैं, उनको तो समस्याएं आती ही है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये पेपर नहीं मिला, वो पेपर नहीं मिला, ये नहीं चालू हो रहा है, ये बंद हो रहा है, ये यहाँ रंग निकल गया। एट द सेम टाइम रेंटल में हमें ओनर के भी प्रॉब्लम समझने पड़ते कि एक घर से, एक टेनेंट से जब दूसरे टेनेंट में ट्रांसफ़र होता है घर, तो उसको अपना घर उसको जैसे कि वैसा चाहिए, ज़्यादा रेंट चाहिए, अच्छा रेंट चाहिए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम एंड सॉल्व करो। टेक्निक कुछ नहीं है कि उसके प्रॉब्लम अगर हम समझेंगे और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। क्या बात हम हमारे ही टेक्निक यूज़ करेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। हमारे टेक्निक मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं ऐसा बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम है ऐसा समझो, उनका व्यू पॉइंट अंडरस्टैंड करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। 100% सेटिस्फेक्शन तो संभव है ही नहीं। मैं हर बोलता हूँ, हर कस्टमर अलग होता है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ट्राई टू गिव मैक्सिमम एज पॉसिबल इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या बात है सर। सर इतने साल का अभी आपका जर्नी हुआ है और ये जर्नी में आपने इतना मैंने बढ़िया काम किया है। ये सब चीज़ों में बैक देखते जब आप पूरा कभी आराम से बैठ के जब आप खुद सोचते तो आपका सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से होता है कि कौन सी चीज़ें जो आज आपको सेटिस्फाई करती है? बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली रेंटल और बेसिकली बहुत ज़्यादा रिसेल के बिजनेस में धीरे धीरे तुम्हारा एक्सटर्नल फैमिली बिल्ड होते जाता है। ओके, जब रिसेल के ट्रांजैक्शन में तुम लोगों के बहुत करीब हो जाते हो, लेने वाले के भी और देने वाले के भी। बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, तो वो धीरे धीरे अगर आप अच्छा सर्विस दोगे, प्रॉपर काम करके दोगे, तो दे ट्रीट यू लाइक ए फैमिली। और ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने की वजह से वी हैव ए बिग फैमिली बिल्ड एंड दैट इज़ द बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन वी हैव। क्या बात जब लोग चलते हैं और बोलते हैं कि अरे इनकी वजह से मेरा घर हो गया, तो ठीक है पैसे तो मिले ही मिले, लेकिन वो जो सेंटेंस रहता है उनका दिल से निकला हुआ, वो बड़ा अच्छा लगता है। दैट इज़ द बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन एंड सक्सेस। सही है सर। आज बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिली आपसे और ये जर्नी जो है आपकी, ये सच में बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। और ऑब्वियसली यानी एक नॉर्मल रियल्टर जब ये देखेगा तो उसमें उसको बहुत सारी चीज़ें लेने जैसी दिखेगी कि उसको ये सब चीज़ें उसने भी चालू करना चाहिए। आज अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे कि नहीं मैं ये वर्टिकल में जो चीज़ें आज आपने बताई कि लोगों को साथ में आना ज़रूरी है, बाद में रिलेशनशिप कैसी चाहिए, बहुत सारे रियल एस्टेट के आसपास की चीज़ों को आज आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, टच किया। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू अभिजीत और फॉर कॉलिंग फ्यूचर मी। में आपकी गाइडलाइन चाहिए हमको आने वाले दिनों में सर, भी, मैं और एक आधा एपिसोड करने के हमको, क्योंकि क्या है कि एक सर्टेन टाइम में आप पूरे टॉपिक्स कवर नहीं हो सकते। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपसे और जाननी है, बहुत सारे हमको रिव्यूज़ आते हैं इनके, हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके, कि नारायण सर से ये जानना है वो जानना है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपको कि हमारे अगले एपिसोड के लिए भी आप प्लीज़ आइए। पक्का आएंगे सर। मुझे तो बोलता है, मैं तो बोलता हूँ, फिर इंसिस्ट करता हूँ कि सबको साथ होने की बहुत ज़रूरत है, कुछ अलग करते हैं। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू।